नवपाषाण काल हम लोग देख रहे थे और बताए रहे होंगे कि नवपाषाण काल में भी मानव की जीविका का मुख्य स्रोत आखेट खाद्य संग्रह ही था। साथ ही मानव ने पशुपालन को और विकसित किया तथा नए स्रोत के रूप में कृषि को भी अपनी जीविका में सम्मिलित कर लिया और कृषि प्रौद्योगिकी को अपना कर मानव अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सफल रहा। इतनी चीजें देख चुके होंगे, बाकी कृषि के साक्ष्य वगैरह देखे थे। आप देखेंगे कृषि को अपनाकर मानव अपने विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है और पहला परिवर्तन उसके जीवन में स्थायित्व के रूप में आएगा। इसके पहले का मानव पूरी तरह से बर्बर यायावर था। जैसा कि बताए थे कि दिन भर शिकार के पीछे भागता रहता था, शिकार मिल गया तो उसे मार के खाना, उपलब्ध है तो मदिरा पान करना और फिर उल्लास में नाचना गाना, और रात होने पर प्राकृतिक गुफा मिल गई उसमें घुसकर रात बिता लेना, और नहीं मिली तो वृक्ष पर ही चढ़कर रात व्यतीत करना और सुबह फिर वही प्रक्रिया शुरू। मतलब पहले के मानव के जीवन में स्थायित्व तो नहीं था, लेकिन जब मानव कृषि करेगा तब उसकी मजबूरी है कि कम से कम एक कृषि सत्र एक स्थान पर रुके, और जब एक स्थान पर रुकेगा तो उसके जीवन में स्थायित्व आ जाएगा। दूसरे देखेंगे कि जिस समय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पे कृषक नाम मात्र के हैं, जंगली पशु बहुत ज्यादा, और इसलिए कृषक की मजबूरी होगी कि वो जहाँ खेती कर रहा है वहीं पर अपना निवास बनाए। शुरू शुरू में क्या हुआ होगा, वो किसी घने वृक्ष के नीचे रहना शुरू किया होगा। विकास के क्रम में संजोग से कभी उस वृक्ष की कोई डाली सूख गई होगी या टूट गई होगी, तो वहां से वर्षा धूप आने लगी होगी, और फिर इत्तेफाक से पास में पड़े घास फूस को उस स्थान पे फेंक दिया जहां पे डाली टूटी थी, और तब देखा कि वहां से वर्षा धूप आना बंद हो गया। मतलब मानव को ये महसूस हो गया या इसकी जानकारी हो गई कि वृक्ष मतलब इस तरह से पोल खड़ा करके उसके ऊपर घास फूस डालकर उसमें वर्षा और धूप से बचा जा सकता है। और इस तरह से मानव ने पहली बार यहीं पर
झोपड़ी अर्थात घर बनाया। सुरक्षा की दृष्टि से जहां एक बसेगा, आगे आके दूसरा, तीसरा, चौथा, इस क्रम में लोग वहीं बसने लगेंगे। परिणाम अब एक स्थान पे बहुत सारे घर बन जाएंगे और इस तरह से मानव ने नवपाषाण काल में ही आकर पहली बार गांव अर्थात बस्ती बसाया और वो बस्ती में रहने लगा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि नवपाषाणिक मानव कहाँ पर निवास करता था, बस्ती में, और बाकी उसके जीवन स्थायित्व कब आया, कब घर बनाया, ये सब भी पूछे जा सकते। लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नवपाषाणिक मानव कहाँ पे निवास करता था, बस्ती में। अब देखेंगे मानव एक स्थान पर घर बनाकर बस्ती में निवास करने लगा। दूसरे दृश्य से सोचेंगे कि लाज, शर्म, ये सब समाज की बातें हैं। एकांत से इनका कुछ भी लेना देना नहीं। और पहले का मानव जो था उसका जीवन एकाकी था। बस दिन भर शिकार पीछे भागा, फिर गुफा या वृक्ष पे रात बिता ली, आगे फिर जो है शिकार के पीछे सुबह फिर भागना शुरू कर दिया। तो उसका जीवन एकाकी था और इसलिए मानव समाज बिल्कुल पशु समाज के भाग था। बच्चे पैदा करना, बच्चों का लालन पालन करना टोटल मादा का दायित्व था। नर का इससे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन कल्पना करिए जब आदमी एक जगह पे रहने लगेगा, जो भी बच्चा आएगा उसके जो भी माँ बाप रहे होंगे, तो एक जगह पे जब रहेगा, जो बच्चा आया उससे जुड़े जो भी माँ बाप होंगे, उन तीनों में एक संबंध विकसित होने लगेगा और फिर अंततः ये एक ही झोपड़ी में, मतलब एक ही घर में रहना शुरू कर देंगे। इस तरह से आगे माँ बाप और बच्चा, मतलब मानव समाज की पहली इकाई परिवार का निर्माण भी नवपाषाण काल में किया। नवपाषाण काल में किया। दूसरे क्या बता रहे थे, अब मानव का समाजीकरण हो गया तो अब उसमें लाज, शर्म, ये सब प्रवृत्तियां भी आ जाएंगी। परिणाम, अब मानव को शरीर ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता महसूस होगी। इसके पहले वाला मानव बिल्कुल नंग धिड़ंग ही घूमता था। ये अलग बात है कभी कभार अत्यधिक धूप, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक ठंड आदि से बचने के लिए कभी कभी वो वृक्षों के पत्ते या पशुओं की खाल, इन सबको शरीर पे डाल लेता था। लेकिन उसका उद्देश्य जो है केवल शरीर को ठंड आदि से बचाना मात्र था। वहां लाज, शर्म जैसी प्रवृत्ति नहीं थी। लेकिन जब लाज, शर्म जैसी प्रवृत्ति मानव में आ गई, तब उसे अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता महसूस होगी। और आवश्यकता ही सारे आविष्कार की जननी है। परिणाम, मानव ने वस्त्र
निर्माण कला, वस्त्र निर्माण कला का विकास भी पहली बार नवपाषाण काल में किया। आगे देखेंगे कि किसी संदर्भ में कल बताए रहे होंगे कि आजकल कृषि जो है सबसे पिछड़ा व्यवसाय है और खेती करने वाले हमेशा परेशान ही रहते हैं। पशुपालन वगैरह अपेक्षाकृत उससे भी अच्छा व्यवसाय है और बिजनेस वगैरह और अच्छा है, और उनमें भी सबसे अच्छा व्यवसाय आजकल किसका है? संदीप जी बता सकते हो। लाइजनिंग, लाइजनिंग मतलब दलाली सबसे अच्छी मार्केट है। एक पैसे की पूंजी नहीं लगना है और व्यवसाय एक ग्रेड का। अब वो अलग है कैसी दलाली कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे। कोई मकाने बिकवा रहा तो 1-2% दलाली खा रहा है, और जो बड़े दलाल हैं पता लगेगा विश्व के देशों को अस्त्र सप्लाई में दलाली खा रहे हो, खरबों खरबों एक साथ खा लेते हैं। करते कुछ नहीं, बस मीडिएटरशिप माने दलाली होती, लाइजनिंग करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, पूंजी के नाम पे कुछ नहीं। तो इसीलिए सबका नाम ही बदल गया। पहले सबको कहा जाता दलाली तो थोड़ा सा अपमानित भाव महसूस होता था, अब कहते हैं तो लाइजनिंग है, अच्छा लगता है, सम्मान नहीं लगता है। नहीं, अभी किसी कहिए को दलाल है तो थोड़ा सा भाव ही लगता है कि सामाजिक दृष्टि से गिरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन जब कहिए को लाइजनर है तो ऐसा भाव नहीं आएगा। तो बस निर्माण कला का विकास हो गया। तो ये बताए कृषि जो है यहाँ पे जो है कृषि ही सबसे विकसित व्यवसाय था, और जो आदमी कृषि करेगा वो इतना कम नहीं पैदा करेगा कि उस उत्पाद को एक ही दिन में खा के खत्म कर दे। और अगर इतना कम उत्पादन होगा तो आदमी कभी खेती करेगा ही नहीं। उससे अच्छा उसके लिए पक्षियों को मार कर खाना ही रहेगा, मतलब शिकार ही बेहतर रहेगा। पता लगे 6 महीना खेती करे, गेहूं पैदा करे, एक दिन में खा के खत्म। तो कृषि उत्पाद जो है वो कितना भी कम होगा, उसको पैदा करने वाला 1-2 दिन में खा के चट नहीं कर पाएगा। मतलब मानव के पास अब अधिशेष बचने लगा। अधिशेष मतलब उसके खाने से कुछ अतिरिक्त बचने लगा, और जब इस तरह खाने से कुछ अतिरिक्त बचेगा तब उसे इस अनाज को रखने के लिए पात्र की आवश्यकता महसूस होगी। अब मानव ने अपने विकास में कभी, एक चीज ध्यान दीजिए, ये सब ऐसा नहीं कि 9,000 ईसा पूर्व में शुरू सब आ गए, वो उस पूरे पीरियड में कभी ऐसा हुआ होगा, तुम फिक्स डेटे इनकी नहीं। तो अब कल्पना करिए कि उसने कहीं देखा रहा होगा हाथी या हाथी जैसे बड़े पांव वाला कोई जानवर किसी नम जमीन से गुजरा रहा होगा और उसके पांव उसमें घुस गए रहे होंगे, बाद में सूखने पर वो एक गड्ढा सा बन गया रहा हो, और जब आदमी ने इस गड्ढे को देखा होगा तब उसे महसूस हुआ होगा कि उसके घर में या झोपड़ी में भी ऐसे गड्ढा हो, उसमें अपना अनाज रख सकता, फिर आकर अपने झोपड़ी में गड्ढा बनाया होगा। अब लोग ऐसे अपना अनाज रख रहे होंगे
संजोग से किसी के घर की फर्श में नमी ज्यादा रही होगी और बेचारे का सारा अनाज सड़ गया होगा, तब उसे महसूस हुआ होगा कि जैसे ये गड्ढा है, ऐसे ही कुछ जमीन के ऊपर हो तो उसका अनाज सुरक्षित रह सकता है। फिर उसी तरह की वो मिट्टी के आकार, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाया होगा। शुरू शुरू में हाथ से बनाया, बाद में चाक पर बनाने लगा। तो इस तरह से मानव ने मृद भांड, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन निर्माण कला का विकास भी नवपाषाण काल में किया। आरंभ में हाथ से बनाया, बाद में चाक पर बनाने लगा। मतलब कुंभकार के चाक का आविष्कार भी मानव ने नवपाषाण काल में किया। चाक मतलब राउंड अर्थात पहिया। चाक का मतलब ही एक गोल सा होगा, मतलब पहिया। तो इस तरह चाक अर्थात पहिए का आविष्कार कर लिया। और जब पहिए का आविष्कार कर लिया तो स्वतः ही मान लिया जाएगा मानव ने गाड़ी का भी आविष्कार कर लिया। अब ये अलग है कि उस गाड़ी को आदमी खींच रहा है, जानवर खींच रहे हैं, ये अलग चीज है। लेकिन पहिया आ गए तो स्वतः ही मान लिया जाएगा कि मानव ने गाड़ी का भी इसी समय आविष्कार कर लिया। दूसरे जानेंगे कि जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल है, इस समय समाज में कुछ ही लोग सही उनके पास अधिशेष के रूप में अनाज बचने लगा। और जब अधिशेष के रूप में अनाज बचेगा तो वो लोग थोड़ी संख्या में ही सही ऐसे लोग होंगे कि कुछ दिन कुछ ना करें, मतलब शिकार उकार पे कहीं ना जाए तो भी वो खाने बिना नहीं मरेंगे। हाँ, मीट की जरूरत होगी, कोई उनको दिक्कत नहीं है, अनाज उनके पास है, थोड़ा सा अनाज किसी को देंगे तो ला के पूरा एक भेड़े दे देगा, तो वो खाने बिना नहीं मरेगा। मतलब कुछ ना करे तो भी उसके खाने की व्यवस्था हो गई। मतलब आदमी के पास समय बचने लगा। और एक जो वही कहावत सुने, खाली खोपड़ी शैतान का घर। और जब आदमी के पास अतिरिक्त समय होगा उसके मन में बहुत से विचार आएंगे और वो बहुत सारे आविष्कार वगैरह करेगा। भी किसी केवल रोजी रोटी की समस्या हो, वो कभी उस स्तर उसी मस्त रहे, वो विकास कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका सारा प्रयास यही रहे कि शाम तक किसी तरह कमाए कि घर में चूल्हा जल सके, आगे सोच ही नहीं पाएगा। तो अब कल्पना करिए ऐसे ही 4-6 लोग या कुछ लोग रहे होंगे जिनके पास अतिरिक्त समय है। वो किसी चट्टान पे बैठे रहे होंगे और उनमें कोई वार्ता चली होगी, वार्ता लंबी खिंची होगी, और उन्हीं व्यक्तियों में से कोई ऐसा रहा होगा जिसके हाथ में कोई पाषाण उपकरण रहा होगा। और कुछ लोगों का स्वभाव होता है जैसे तो बैठे रहे तो भी हाथ या पैर हिलाते रहते, उसका भी ऐसे स्वभाव रहा होगा कि अपना हाथ हिलाता रहता था। अब लंबी माने उसी चट्टान जहां बैठे हुए हैं, हाथ में हथियार है, वार्ता चल रही, अपना आगे पीछे इसे स्वभाव बस हाथ कर रहा है। लंबी वार्ता के बाद जब वो देखा होगा
तो उसका पत्थर वाला औजार घिस कर बढ़िया बारीक धारदार बन चुका रहा होगा। इसके पहले वाले जो पाषाण उपकरण है वो भोथड़े से थे, माने उनमें धार वगैरह अच्छी नहीं थी। अब कल्पना करिए कि मानो ने कोई बड़ा शिकार, सुअर, भैंसा, हिरन, इस तरह कुछ मार लिया, तो पहले जब उसको उसके टुकड़े करने होते थे तो उन्हीं भोथड़े हथियारों से कूट कूट के टुकड़े करता था, मतलब सारे मीट का सत्यानाश कर देता था। लेकिन अब बढ़िया धारदार उपकरण है, और अब जिस दिन वो इस वाले उपकरण से टुकड़े करेगा, एक तो आसानी से टुकड़े होंगे, साथ ही बढ़िया बढ़िया पीस भी कटेगी। मतलब मानव को घिस कर बारीक धारदार बनाए गए उपकरण का महत्व ज्ञात हो गया। अब सब लोग अपना पकड़ के घिसेंगे और उससे जो है मांस के टुकड़े करेंगे। और यही घर्षित पाषाण उपकरण, या कहिए घर्षित पत्थर के औजार, घर्षित पाषाण उपकरण या घर्षित पत्थर के औजार जो है, ये इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता यही घर्षित पाषाण उपकरण है। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि शायद कृषि सबसे प्रमुख विशेषता हो, कारण उसी का यह सब परिणाम है। ऐसा नहीं है। कृषक तो आए हैं लेकिन अभी अपवाद मात्र है, और बस्तियों वगैरह के साथ, माने कृषक वगैरह के साथ अपवाद कहीं मिलेंगे। अब पाषाण काल के बारे में जानने के लिए हमारे पास स्रोत क्या है? उस समय के मानव द्वारा उपयोग में लाए गए पाषाण उपकरण। अब जैसे किसी की पूछा जाए कि उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, कि सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो या कि उसके शरीर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो उसके शरीर में जो सबसे अलग और प्रमुख लक्षण होगा वही सबसे प्रमुख विशेषता होगी। उसी के आधार पे उसे हम लोगों से अलग पहचानेंगे। उसी तरह से जब पुराविद किसी पुरा स्थल की खुदाई करेगा और वहां पे जो पाषाण उपकरण मिलेंगे आकार में भारी, बहुत बड़े बड़े आकार में, बड़े बड़े, और कह सकते भोथड़े से मिलेंगे, तब वो कह देगा ये पूरा पाषाणी स्थल है। अपेक्षाकृत आकार में छोटे और बनाए गए, माने उनको एक रूप दिया गया, तब कह देगा ये मध्य पाषाणी स्थल है। और अगर ये पाषाण उपकरण अपेक्षाकृत उसे छोटे छोटे और घिस कर धारदार बनाए गए मिले, तब वो कहेंगे नौ पाषाणी स्थल है। मतलब किसी स्थल की नौ पाषाणी स्थल के रूप में पहचान का आधार है घर्षित पाषाण उपकरण। इसलिए यही नौ पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाएगी। और साक्ष्यों में भी देखेंगे, नर्मदा नदी घाटी से इस काल का गढ़ा हुआ एक पत्थर, वही पाषाण निर्मित गोल उपकरण प्राप्त हुआ है। नर्मदा नदी घाटी से पत्थर का गढ़ा हुआ गोल उपकरण मिला है। गोदावरी नदी घाटी से भी इस काल का पत्थर का गढ़ा हुआ गोल यंत्र मिला है।
माने उसको बढ़िया काट छाट के गढ़ के विधिवत बनाते रहे होंगे घिस वगैरह करके। और अब हम देखेंगे कि जो नौ पाषाणिक मानव है, नौ पाषाणिक मानव है, जो नौ पाषाणिक मानव है, इसके पास अतिरिक्त समय बच रहा है। और जब अतिरिक्त समय बचेगा तो हमने पहले ही बताया, दुनिया भर के बवाल आदि मन में आते रहेंगे। और अब मानो के पास जब अतिरिक्त समय होगा तो अपने मन के भावों को व्यक्त करना शुरू करेगा। जैसे आप ऐसे भी किसी दिन बैठे पढ़ ओढ़ नहीं रहे, मेज पे ऐसे बैठे हैं, तो पता लगेगा कि जो कुछ मन में आ रहा है कुछ न कुछ बनाना शुरू कर देंगे। आप लोगों कॉपी भी कुछ लोगों के पेज के लास्ट में किसी छोटा सा फूल बना होगा, और नहीं तो कुछ और बनाया होगा, हो सकता कोई किसी का चित्र वगैरह बनाया हो। तो उसी तरह जब अतिरिक्त समय बचेगा तो उसके अंदर जो भाव या विचार है उसे व्यक्त करने की उसमें इच्छा जगेगी, और आसानी से प्रकृति में उसे कोयला, खनिज आदि खनिज पदार्थ मिल जाएंगे, और फिर उसको उठा के वहीं पत्थर की चट्टानों पे जो भी उसके मन में आया वो बनाना शुरू कर देगा। और यही कारण है कि चित्रकला के नियमित साक्ष्य, चित्रकला के नियमित साक्ष्य जो है, कला के नियमित साक्ष्य जो है, वो यही नौ पाषाण काल से लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व से मिलने लगते हैं। इसके पहले जो एक आध साक्ष्य देखे हैं उच्चपुरा में, वो सब अपवाद मात्र हैं। नियमित माने कंटिन्यू साक्ष्य यहां से मिलने शुरू होंगे। और इस तरह से भारतीय चित्रकला की प्राचीनता प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में नौ पाषाण काल तक लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व तक मानी जाएगी। और 5000 वर्ष ये ईसा पूर्व है, इधर 2024 चल रहा, तो लगभग 2000 वर्ष हम लोग ईसवी सन में व्यतीत कर चुके हैं। तो इस तरह से जो 5000 वर्ष ईसा पूर्व प्राचीनता है, इसे आप 5 + 2 7000 वर्ष भी लिख सकते हैं। अब यहां से कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय चित्रकला की प्राचीनता मानी जाती है, जनरली रहेगा नौ पाषाण काल तक, या ये भी खूब दूसरे रूप में भी खूब पूछा जा सकता। भारतीय चित्रकला की प्राचीनता है, डेटे ईसा पूर्व में है, तो 5000 वर्ष ईसा पूर्व। और अगर यही डेटे जो माने ईसा पूर्व वगैरह न लगा हो, जैसे 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, 7000 वर्ष, 8000 वर्ष, तो 7000 वर्ष सही होगा। ये दो क्वेश्चन तो यहां से ज्यादा बनेंगे। इसके अलावा पेपर सेटर पे है, उन लोगों को फंसाने के लिए अलग भी बना सकता है। भारतीय चित्रकला की प्राचीनता मानी जाती न 5000 वर्ष ईसा पूर्व विकल देगा, ना जो है नौ पाषाण काल ही देगा।
वो दे दिया प्रागैतिहासिक काल तक, सैंधो काल तक, मौर्य काल, गुप्त काल, इस तरह विकल्प दे देगा, तब प्रागैतिहासिक काल सही माना जाएगा। और जब इस रूप में देखा प्रागैतिहासिक चित्रकला की प्राचीनता, सॉरी, भारतीय चित्रकला की प्राचीनता है, विकल्प दे दिया पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, सैंधो काल, तब सही होगा नवपाषाण काल। आगे देखेंगे मानव चित्रकारी शुरू कर दे रहा है, मतलब कि मानव जो है वो रंग आदि का प्रयोग भी शुरू कर दिया, रंग आदि का प्रयोग भी शुरू कर दिया, और अब वो अपने मृद भांडों को भी कलर करना शुरू कर देगा, मतलब कलात्मक मृद भांडों का प्रयोग करने वाले भी पहले लोग नवपाषाणी ही थे। मृद भांड निर्माण कला का विकास किया है, चाक का भी आविष्कार कर लिया है, साथ ही कलात्मक मृद भांड का उपयोग करने वाले भी पहले लोग नवपाषाणिक लोग ही हैं। और इनके जो मृद भांड हैं वो काले एवं लाल मृद भांड हैं, काले एवं लाल मृद भांड हैं। और वास्तव में ये काले लाल जो हैं ये पकने में स्वतः ही लाल हो गए, खाने के क्रम में स्वतः ही लाल हो गए, और उन पर काले से पेंटिंग कर जो भी कुछ बना, जरूर नहीं कि कोई बढ़िया सा फिगर ही बना, जो भी कुछ बना दिए काले से बना दिए। तो इनके जो मृद भांड हैं वो काले और लाल मृद भांड है। अब जहां हमने बताया ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, प्लस ये सारी विशेषता कि चाक का आविष्कार किस काल में हुआ, बस निर्माण कला का विकास या आविष्कार किस कला में हुआ, सबसे पहले कलात्मक मृद भांड का प्रयोग करने वाले लोग कौन थे, माने हर एक पॉइंट याद होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते। और इसी के साथ पाषाण काल समाप्त। पुरा में, और पुरा में भी निम्न पुरा में, जब पूरा मानेंगे तो पाषाण कैसे मानेंगे, क्या चीज, जैसे ये वो मानव ने अग्नि का आविष्कार किया, तो आप लोगों के विकल्प ज्यादा से ज्यादा अगर कभी आ रहा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सैंधो काल, इन्हीं में से रहेंगे, तब आप करेंगे पुरा पाषाण काल। और कठिन विकल्प जब बनेगा वो कलम कभी संभव नहीं है कि मानव ने अग्नि का आविष्कार किया, तब देगा निम्न पुरा पाषाण काल में, मध्य पुरा पाषाण काल में, उच्च पुरा पाषाण काल में, आगे मध्य पाषाण काल में, तब यहाँ पे होगा निम्न पुरा पाषाण काल में। वो पुरा को भी 3 चरण में बांटेंगे ना, तो बिल्कुल आरंभिक चरण पहले वाले चरण में की, ऐसे मोटे तौर जानते पुरा पाषाण काल में मानव ने अग्नि का आविष्कार किया। हो सकता और सरल कर दे, आप में ये सब ना रहे, सीधे कह दे प्रागैतिहासिक काल में या पाषाण काल में, सिंधु काल में, मौर्य काल, गुप्त काल, इस तरह भी दे सकता, तो वहां पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल सही हो जाएगा। कुछ भी किसी को कहीं भी और पूछना है?
हाँ दिया होगा। जो आप बोल रहे हैं ये चीजें दिया होगा, मध्य पाषाण काल में ही शुरू हुआ। और उसका साक्ष्य देंगे विंध्य के उत्तरी पृष्ठों पर इलाहाबाद के चौपानी मांडो में मृद भांड के साक्ष्य हैं जो मध्य पाषाणिक है। ये कुछ लोगों के विचार है ना, किसी चीज का आविष्कार होता क्यों है, आदमी वो करता क्यों है, कारण कि उसको उसकी आवश्यकता या विशेष आवश्यकता होती है। और मध्य पाषाण काल में इस तरह की कोई विशेष आवश्यकता नहीं कि उसको मिट्टी के बर्तन की जरूरत पड़े। और बाकी चीजें जब देखेंगे तो उस तरह से तो आपका चित्रकला भी उच्च पुरे में माने पूरम शुरू हो गया। लेकिन ये कभी आपका क्वेश्चन नहीं शुरू हो सही माना जाएगा कि मानव ने चित्रकला का विकास पूरा पाषाण काल में किया। वो हमेशा नौ ही माना जाएगा। मतलब जहां से एक सामान्य चलन शुरू हो जाता। और जो चीज बता रहे वो किताबों में है कि मध्य में बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन आपको वो नहीं, आपको यही जानना है कि नौ पाषाण काल में मृदभांड का विकास हुआ। अब जैसे ये होता प्रक्षेपात तकनीक मानव ने कब विकसित की, मध्य पाषाण से। हम तो कहते पुरा में निम्न पुरा से की। कारण कि जब वो शिकार वगैरह कर रहा है तो मिट्टी या पत्थर का टुकड़ा उठा के मारेगा जरूर है ना। और जब उठा के मारा तो प्रक्षेपास्त्र है। ये तो पहले ही जब आया होगा, मानो शुरू में ही शुरू कर दिया होगा। कुछ भी उसे किसी को मारना है तो कोई न कोई पत्थर, लकड़ी, मिट्टी का टुकड़े उठाकर तो मारेगा, हो गया प्रक्षेपास्त्र। लेकिन वो माना नहीं जाता। वो धनुष बाण जब आएगा तो माना जाएगा मध्य पाषाण काल से प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ। कुछ भी और कहीं पूछना है किसी को? कहाँ वाला साक्ष्य? क्या 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 विकल्प क्या बोले हैं? ना भी दिमाग प्रयोग कर लिया करिए। 7,000 वर्ष मतलब समझ रहे हैं? 7,000 वर्ष का मतलब हो गया कि हो गया 7,000 वर्ष कह दिए 5,000 वर्ष ईसा पूर्व। बहरहाल उसमें जानिए कि जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है भारत के संदर्भ में 7,000 वर्ष ईसा पूर्व है। और इसका पहला साक्ष्य बताए रहे होंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कच्छी मैदान में सोहन नदी घाटी में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आपको इतने कभी जरूरत नहीं। आप केवल ये जानते रहिए कि कृषि भारतीय उपमहाद्वीप में या प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से है? मेहरगढ़ से। बस इतने की ही जरूरत है, मेहरगढ़ से। अब ये अलग है कि 7,000 वर्ष, अब यहां लिख देंगे दिक्कत होगी। 7,000 वर्ष ईसा पूर्व में मेहरगढ़ के लोग कृषि शुरू करेंगे। ये उपजाएंगे जौ और गेहूं। 5,000 वर्ष ईसा पूर्व आते आते ये लोग अंगूर, खजूर, अलूचा, इन सबकी भी खेती करने लगेंगे। इन सबकी जो है खेती करने लगेंगे। अब गलती कहाँ आप लोग कर सकते हैं कि हो सकता किताब पढ़ रहे हैं उसमें ये डेट 5,000 वर्ष ईसा पूर्व लिखा हो। लेकिन जब 5,000 वर्ष ईसा पूर्व होगा तब ये होगा कि मेहरगढ़ से 5,000 वर्ष ईसा पूर्व में जौ और गेहूं की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिए कि नहीं सब गड़बड़ हो जाए।
ये आपको एनसीईआरटी वगैरह में लिखा भी मिल सकता है कि मेहरगढ़ से 5000 वर्ष ईसा पूर्व में जौ और गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब है क्या, जब 5000 ईसा पूर्व में इन लोगों को गेहूं और जौ का साक्ष्य मिले, इसके नीचे खुदाई करना तो चाहेंगे लेकिन जल स्तर आ जाएगा, आगे खुदाई संभव नहीं होगी। और तब लोग मान लेंगे कि यहां तो मिला है, मतलब इसके पहले मानव ने गेहूं और जौ की खेती शुरू की है। तो अब वो पुराविद कहेंगे अपना, यहाँ 150 वर्ष नहीं होता, कहेंगे लगभग 1-2 हजार वर्ष पहले ही जौ और गेहूं की खेती शुरू किया होगा। और जब प्राचीनता देखी जाती है तो अधिकतम, और तब कहेंगे कि लगभग 2000 वर्ष ईसा पूर्व में जौ और गेहूं की खेती शुरू किया होगा, अर्थात 7000 वर्ष ईसा पूर्व में यहाँ जौ और गेहूं की खेती होती थी। ये उसका निष्कर्ष है, ना कि प्राप्त हुआ। जो प्राप्त हुआ है वो तो यहाँ का है, लेकिन वो सब एक मत से मान लेंगे 1-2 हजार वर्ष पहले यहाँ पे जौ गेहूं की खेती शुरू होगी, मतलब 7000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाएगा। ये लिखा होगा तो ये होगा प्राप्त हुआ। अब जैसे भारतीय इतिहास की लिस्ट हो जाती, जब भारत का कोई राष्ट्रवादी इतिहासकार होगा तो राष्ट्रवादी के लिए तर्क वितर्क इन सबका मतलब नहीं होता है। वो जबरदस्ती हर चीज को अपने राष्ट्र का ही घोषित करने का प्रयास करेगा। अब ऐसे तो मेहरगढ़ भी प्राचीन भारत है या भारतीय उपमहाद्वीप में है, लेकिन अब वो चला गया पाकिस्तान में, भारत में तो रहा नहीं। वर्तमान की स्थिति जब देखेंगे तो अब इस समय का जो राष्ट्रवादी इतिहासकार होगा वो एक साक्ष्य देगा इलाहाबाद के चौपानी मांडो के बगल में महदहा, ये प्रतापगढ़ वाला नहीं है, ये बिंद के उत्तरी पृष्ठ पर इलाहाबाद में है। और यहां से जो चावल का साक्ष्य मिला है ये 5400 ईसा पूर्व का। और वो लिखेगा तब ये सात नहीं, इस पर ध्यान नहीं देगा, लोगों से अवॉइड करवाएगा, उस पर ध्यान मत दीजिए। वो कहेगा मेहरगढ़ से कृषि का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो 5000 वर्ष ईसा पूर्व का है। और चौपानी मांडो में चावल की खेती का साक्ष्य मिला है जो 5400 ईसा पूर्व का है। और आपका ध्यान खिंचाना चाहेगा कि कृषि सबसे पहले जो इस उपमहाद्वीप में शुरू हुई वो भारत में। सत्य नहीं है, लेकिन वो ऐसा करेगा कि आपका ध्यान जाए कि पाकिस्तान उनमें नहीं, हमारे यहाँ पहले कृषि शुरू हुई। ये सब पढ़ने में सब बड़ा ध्यान देना पड़ता, अन्यथा सब गड़बड़ कर देते। अब इस तरह से हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल में पहली टॉपिक प्रागैतिहासिक काल देख चुके, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल में दूसरी टॉपिक हम लोग देखने चल रहे हैं, प्रागैतिहासिक चित्र कला। प्रागैतिहासिक चित्रकला
ये दूसरी टॉपिक जो है हम लोग प्रागैतिहासिक काल में देखने चल रहे हैं और ये सिलेबस में है और आपके सिलेबस की पहली टॉपिक यही है। अब चूंकि हम लोग अब सिलेबस पढ़ने चल रहे हैं तो अब अपेक्षाकृत और भी व्यवस्थित ढंग से और विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रकला, तो सबसे पहले जब ये टॉपिक कोई पढ़ना शुरू करेगा, हाँ साथ ही एक सब पे लागू नहीं होता, अगर वो विचारशील प्रवृत्ति का है तो, नहीं तो कोई कह सकता हम तो ऐसा नहीं सोचते। तो जब उसे प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक चित्रकला पढ़ने को कोई देगा या टॉपिक देगा तो उसके मन में पहला प्रश्न आएगा कि प्रागैतिहासिक चित्रकला है क्या। मतलब पहला यही प्रश्न आएगा कि ये चीज है क्या। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग बनाएंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है। और जब आपको पता चल जाएगा कि प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है, तब आपके मन में अगला विचार आएगा कि इसको के बारे में पता कैसे चला। मतलब इसकी खोज कब हुई, कैसे हुई, कहाँ पर हुई, किसने की, ये प्रश्न आपके मन में आएंगे। तो दूसरी टॉपिक हम लोगों की रहेगी, अब डिटेल हम नहीं लिखेंगे, बस समझ लीजिए, प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। मतलब प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज कब हुई, कहाँ पर हुई, किसके द्वारा की गई। और जब खोज पढ़ेंगे देखेंगे कि बेचारे बड़ी मेहनत करेंगे, पहाड़ियों में, जंगलों में, जहाँ आम आदमी जाने से भयभीत होगा, उन सब जगहों पे जा जाके कलाविद प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज करेंगे। तो फिर मन में आएगा इतनी जहमत ये लोग पाले क्यों। मतलब इस खोज से लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है जो ये लोग पहाड़ियों आदि में जाके खोज कर रहे हैं। तो अगली टॉपिक हमारी रहेगी प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व। इस तरह से हम लोग देख लिए ये है क्या, उसके खोज के संदर्भ में और उसके महत्व के बारे में। और अब हम लोग देखेंगे, जब इतना देखेंगे कि खोज हो गई और महत्व क्या है, तो अब हम लोगों के मन में जिज्ञासा उठेगी कि ये चित्र कहाँ कहाँ पाए गए हैं और उनमें क्या क्या बने हैं। तो अगली टॉपिक हम लोग बनाएंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रमुख स्थल और उन स्थलों से प्राप्त प्रमुख स्थल और उन स्थलों से प्राप्त चित्र आकृतियां, अर्थात चित्रों के विषय, प्रमुख स्थल और वहां से माने उन स्थलों क्या क्या चित्रित है। जो चित्रित है वही चित्रों का विषय है। पता लगे आदमी बनाए तो चित्रों का विषय आदमी हो गया, पक्षी बनाए चित्रों का विषय पक्षी हो गया, दारू वारू पी के नाच रहे हैं तो मदिरा पान नृत्य और संगीत हो गया। तो प्रमुख स्थल और विषय के अंतर्गत देखेंगे। और जब ये भी हम लोगों को पता चल जाएगा यहाँ यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र है
और उनमें ये चित्रित है, तो फिर हमारे मन में विचार आएगा, इन प्रागैतिहासिक चित्रों को मानव ने क्यों बनाया है, या इन्हें बनाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या रहा होगा। तो अगली टॉपिक हमारी रहेगी प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य। प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य। हाँ, एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पढ़ाने में हम ये सब समझा रहे, बता रहे, नोट्स में ये सब नहीं लिखा रहे। नोट सीधे आएगा, मेन हेडिंग प्रागैतिहासिक चित्रकला, फिर ये है क्या, ये रहे प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज, ये सब टॉपिक निर्धारण अलग से वहां नहीं रहेगा, वो तो वही टॉपिकें रहेंगी जो हम पढ़ेंगे। अब जब उद्देश्य जान लेंगे तो आगे हम लोगों के मन में एक जिज्ञासा और उठेगी कि उस समय का मानव जो है वो एकदम अज्ञानी मूर्ख टाइप का था, पढ़ने उड़ने नहीं जाता था, तो उसने इन्हें बनाया कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाने की विधि या पर विधि, मतलब प्रागैतिहासिक चित्र कैसे बनाए गए। और अब प्रागैतिहासिक चित्रकला के संदर्भ में जो हमारे अंदर जिज्ञासा रही होगी वो लगभग समाप्त हो गई होगी कि ये क्या है, इनकी खोज कब, कैसे, कहाँ पर हुई, इनका महत्व क्या है, ये कहाँ कहाँ मिले हैं, जहाँ मिले हैं वहाँ क्या चीज़ बना है, इनको बनाया कैसे गया है, इनको बनाने का उद्देश्य क्या था। तो जो हमारी एक जिज्ञासा उसके बारे में रही होगी लगभग समाप्त हो गई। लेकिन एक जिज्ञासा और मन में आ सकती है कि जो ये प्रागैतिहासिक चित्रकला है इसकी विशेषता क्या है। और अगली टॉपिक रहेगी प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषताएं। और इन 7 टॉपिकों के अंतर्गत हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पहली टॉपिक, प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है। छोटा सा आंसर है, प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा, पहले ध्यान सुन लीजिएगा तब लिखिएगा, प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा गुफा की दीवारों, छतों, प्रवेश द्वारों पर और खुले स्थान में बनाए गए चित्र प्रागैतिहासिक चित्र है। गुफा की दीवारों पर, छत पर, फर्श पर, प्रवेश द्वार पर और खुले स्थानों में बनाए गए चित्र जो है वो प्रागैतिहासिक चित्र है। अब प्रागैतिहासिक मानव जिस गुफा में रह रहा है वो गुफाएं किसकी, गुफाएं पहाड़ियों में है। गुफाएं जो होंगी वो सब पहाड़ियों में रहेंगी। और मतलब इसने चित्र बनाया कहाँ, जो पत्थर हैं उसी के धरातल पर या सतह पर बनाए हैं। अब 60 में कहिए, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा पत्थर अर्थात
चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र प्रागैतिहासिक चित्र है। क्वेश्चन इसी शॉर्ट रूप में आएगा कि प्रागैतिहासिक चित्र है, वो और भी काट के छोटा, इतना बड़ा थोड़े विकल्प बनाएगा, रहेगा चट्टानों की सतहों पे बने हुए चित्र, या प्रागैतिहासिक चित्र बनाए कहाँ गए हैं, चट्टानों की सतहों पर। हाँ, आगे भी ध्यान देंगे, कभी कभी ये भी बनेगा कि प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ बने हैं, तो गुफा के द्वार पर, फर्श पर, छत पर, दीवार पर, साथ ही खुले स्थानों। ये क्वेश्चन यहां से बनेंगे। सबसे ज्यादा इनमें जो बनने वाला है कि प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल या सतह पे बने हैं, चट्टान। ये समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। ये हम लोगों के दूसरी टॉपिक है। अब देखेंगे कि जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है, इसकी खोज अंग्रेजों ने की। क्योंकि दो कारण जो हम भारतीय मानेंगे उचित और सही, वो ये मानेंगे कि इन्होंने इसलिए इन सब की खोज की ताकि भारत के अतीत को जान सके, माने भारतीय संस्कृति को समझ सके, और फिर वो जो नियम कानून बनाए, उनको बनाते समय इन सब का माने भारतीय संस्कृति का ध्यान रखा जाए, ताकि भारतीयों को ये कभी ना महसूस हो कि हमारे ऊपर जो शासन कर रहा है ये विदेशी है, इसीलिए हमारी परंपराओं वगैरह को नष्ट कर रहा है, और भारतीय हमें शासक मानते रहे, हम लंबे समय तक भारत में शासन करते रहे। और यही कारण होगा, तो आप देखेंगे जब इतिहास वगैरह या भूगोल जो भी कुछ पढ़ेंगे उस तरह के संदर्भ, कि भारत में जो भी खोजें हुई अधिकांश अंग्रेजों के द्वारा ही की गई। और इसी क्रम में वो भारतीय चित्रकला की भी खोज करेंगे। अब आगे देखिए, अब समझ में आना चाहिए कि प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज, तो आप देखेंगे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भारतीय चित्रकला की खोज की। और इस खोज का श्रेय दो अंग्रेज विद्वानों, आर्चीबोल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न को प्राप्त है। और आर्चबोल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी अथवा सोन नदी घाटी में विंध्य की सहायक पर्वत श्रेणी कैमूर की पहाड़ियों में
कैमूर की पहाड़ियों में भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की। इतनी पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन यही बनेगा, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की? किसने की? तो आपका आंसर होगा आर्चबोल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न। अगला क्वेश्चन भी यहां से भी महत्वपूर्ण, माने पूरी पॉइंट ही महत्वपूर्ण। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज कब हुई? 1880 ईस्वी में। अगली पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि उसके लेकिन पूछने के ढंग अलग अलग हो जाएंगे। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किस नदी घाटी में हुई? बेलन अथवा सोन नदी घाटी में। दुर्भाग्य से दोनों अलग अलग विकल्प हों तो वरीता बेलन को देंगे। बेलन अथवा सोन नदी घाटी में, और दोनों एक ही प्रश्न में अलग अलग विकल्प हों तो वरीता आप बेलन नदी को देंगे। ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण। अब अगला अलग ढंग से बन सकता है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज हुई, बहुत आसान रहे। प्रदेश प्रदेश दे देंगे विकल्प में, तो उत्तर प्रदेश। जिला जब देंगे तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में किस पहाड़ी में हुई? कैमूर की पहाड़ी में। संयोग से कैमूर की पहाड़ी पूछेगा तो कैमूर है, लेकिन संयोग से कैमूर की पहाड़ी ना हो तो विंध्य को सही करेंगे। विंध्य की ही सहायक पर्वत श्रेणी है कैमूर की पहाड़ी। अब ये लोग इसकी खोज कर लिए और इन लोगों ने अपनी खोज की जो सूचना है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में प्रकाशित की। और आगे चलकर के 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में कॉकबर्न का प्रसिद्ध लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेज केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेज में प्रकाशित। एक मिनट रुक जाइएगा। 99 में कॉकबर्न का प्रसिद्ध लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेज लंदन में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित हुआ। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण। जो चीजें आपको कठिन लग रही हैं वो पेपर में सरल कर देते हैं। क्वेश्चन रहेगा, जॉन कॉकबर्न का प्रसिद्ध लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेज 1899 किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? विकल्प में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता,
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन, या और भी अपना विकल्प बना देंगे। सही है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन। अब हम देख लेते हैं, तो ये खोज हो गई, और इस टॉपिक से आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। साल पेपर देखते होंगे तो हमारी समझ जितने नाम लिए सब पूछे गए होंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं इस प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व क्या है। प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व क्या है, मतलब इस प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज का महत्व क्या है। केवल लिखिए प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व। प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व हम दो बिंदुओं में जान सकते। नंबर एक कि प्रागैतिहासिक चित्रों से हम मानव के कर्मिक विकास और उसकी कलात्मक अभिरुचि, मानव के कर्मिक विकास और उसकी कलात्मक अभिरुचि को समझने में सक्षम हुए। नंबर दो, प्रागैतिहासिक चित्रों को देखकर चित्रकला की समुचित या सही परिभाषा देने में हम लोग सक्षम हुए। तो दो दृष्टियों से इसका महत्व है। एक तो प्रागैतिहासिक चित्रों से हम मानव के कर्मिक विकास को और उसकी कलात्मक अभिरुचि को समझ सकते। दूसरे, बहुत से प्रागैतिहासिक चित्रों को देखकर चित्रकला की सही या सटीक परिभाषा देना संभव हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं चित्रकला की परिभाषा। चित्रकला की परिभाषा, तो जब बहुत सारे प्रागैतिहासिक चित्र आप देखेंगे, उन पर विचार करेंगे, एक दो नहीं बहुत सारे देखने के बाद आप खुद ही निष्कर्ष निकालेंगे कि किसी भी धरातल पर, जो नहीं एक चट्टाने हो, वो धरातल चट्टानों हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, प्लास्टिक, माने कुछ भी हो, किसी भी धरातल पर रंग और रेखाओं की मदद से लंबाई, चौड़ाई और अगली चीजें जरूरी नहीं है, संभव हो तो गोलाई या गहराई या मोटाई का आभास कराकर, किसी भी रूप का आभास कराना ही चित्रकला। किसी भी धरातल पे लंबाई, चौड़ाई और साथ ही मोटाई या गोलाई या गहराई आदि को दिखाकर किसी भी रूप का आभास कराना ही चित्रकला। और यह चित्रकला की बिल्कुल सटीक और सही परिभाषा है। इसे गलत किसी भी स्थिति में नहीं ठहराया जा सकता। मेरा टाइम बता दीजिए कोई। 7:40 हो, रोक देते हैं यहीं पर। और अब यहां तक जो भी हम लोग देखे, इनमें से कुछ भी किसी को पूछना हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो,
उस पर हम लोग चर्चा कर लें। नहीं, ऐसा नहीं, वो गलत देते हैं। हाँ, अब ये अलग मामला है। खोज 80 में हुई है, 80 में हुई है। अब 80 में 80 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो पत्रिका है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका जो है, उसमें कार्लाइल का विवरण प्रकाशित होगा। जो आर्चबोल्ड है, इनका विवरण कहीं नहीं प्रकाशित हुआ है। उसी पत्रिका में केवल बिल्कुल शॉर्ट में जानकारी है। फिर 1883 में जो है, 1883 में फिर ये विवरण डिटेल से प्रकाशित होता है, और तब आगे 99 में ये प्रकाशित होगा। तो ये प्रकाशन के बेस पे कहीं हो सकता 83 की डेट दे रहे हो कुछ लोग। 83 में किसका देते हैं? काकबर्न का 83 में देते हैं। तो वही चीज सही, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फरवरी 1883 अंक के पृष्ठ संख्या 49 पर जो है काकबर्न के खोज की सूचना विस्तार से प्रकाशित हुई। तो वही प्रसंग दे दिए कि कहाँ पर उनका जो है डिटेल में पहली बार इस पर लेख प्रकाशित हुआ। वो खोज वही माना जाएगा, 80 में खोज है। और छपने को शुरू में छप गया, लेकिन जो डिटेल में प्रकाशित हुआ वो 83 में। और क्वेश्चन जो बनता है यहाँ वाले 99 वाले, वहां क्वेश्चन नहीं बनते। अब है क्या, दरअसल हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ईजीटी पीजीटी के लिए, उनके लिए इतनी जानकारी बहुत है। और उसने नहीं नेट वगैरह पे भी देना, तो उसके लिए भी ये अपने आप में पर्याप्त है। और ज्यादा गहराई में पढ़ने का मतलब हो जाएगा, हम लोगों की मजबूरी है पढ़े, आप लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर आपकी प्रवृत्ति खोजी प्रवृत्ति हो जाएगी, और 4-6 साल सिलेक्शन नहीं हो। खोजी प्रवृत्ति वालों को नॉलेज तो बहुत होता है, लेकिन सिलेक्शन में समस्या होती है। कारण क्या, जब आपकी प्रवृत्ति खोजी प्रवृत्ति हो गई, तो आप कोई भी चीज होगा तो उसके एकदम जड़ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो आपका ज्यादातर समय उसी सबको खोजने में ही व्यतीत होता रहेगा। और जब चीजें गहराई में बहुत पढ़ेंगे, तो आपका जनरल कंसेप्ट का सत्यानाश हो जाएगा। पढ़े कुछ रहेंगे जनरल कंसेप्ट, और खोजेंगे तो वहां पे कुछ उसके मूल में कुछ और चीजें मिलने लगेंगी। अब स्थिति ये बनेगी कि आप या तो आप जो है कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहेंगे। परीक्षा में ये वाला सही, इसके पहले तो ये हुआ, ये सही होना चाहिए, तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए खोजी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, अच्छे टीचर तो होते हैं, लेकिन उनको सिलेक्शन जल्दी नहीं मिलता। जल्दी जो है सिलेक्शन नहीं मिलता। जैसे अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, फिलासफी में क्या नाम था, नाम फिर नहीं याद आ रहा, एक दिन शायद कुछ बताए रहे होंगे। तो प्रोफेसर थे दर्शन के, और बहुत बड़े प्रोफेसर माने जाते हैं। आईएएस की परीक्षा दे रहे थे, क्वालिफाई कर गए। और जब वहाँ इंटरव्यू शुरू हुआ,
उनसे पहले प्रश्न पूछा, 1.5 घंटा उसी में इंटरव्यू वालों बजाए रखे। सीधे कहा आपको जो है आईएएस बनने की जरूरत नहीं, जाइए कहीं प्रोफेसर वगैरह बनिए। नहीं सिलेक्शन हुआ। तो जो सिलेक्शन है उसके लिए एक सामान्य जानकारी होना चाहिए। बहुत गहराई में घुसेंगे तो सबसे बड़ी बात टाइम बर्बाद होगा, और टाइम बर्बाद होने के बाद दूसरे क्या होता है, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी। हाँ, या तो इतनी क्षमता हो कि सब चीजों का एको पक्ष न छोड़िए, सब कुछ पढ़ डालिए, और वो क्षमता विकसित होना असंभव सा है। ऐसा नहीं नहीं हो सकता, लेकिन असंभव सा है। भाई क्यों नहीं, अभी जैसे हम प्रागैतिहासिक चित्रकला पढ़े, क्यों ना हम ये क्वेश्चन हल करें, प्रागैतिहासिक चित्रकला की प्राचीनता कितनी है। जब हम देख रहे पूरा उच्च पुरा में मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम उच्च पुरा पाषाण विकल्प टिक करें। परीक्षा में टिक करके देखिए, वो क्वेश्चन आपका गलत चला जाएगा। नव पाषाण काल ही टिक करेंगे। ऐसे मृद भांड मिलने को तो मिल जा रहे हैं मध्य पाषाण से, लेकिन वो कभी नहीं परीक्षा में सही होगा। मृद भांड निर्माण कला का विकास कब हुआ, नव पाषाण काल में। तो कंपटीशन के लिए जो जनरलाइज चीजें हैं वो चीजें आनी चाहिए, और संभव है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे खोजी प्रवृत्ति के आ जाए। यहाँ सब आते नहीं, जनरली नेट में पूछे जाते, आ जाए हो जाए, गलत फर्क क्या पड़ता है। आप पता लगे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उस 2 क्वेश्चन के लिए सारी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, और चित्रकला की खोज कब हुई ये वाला गलत कर रहे हैं। तो हर क्वेश्चन पे बराबर ही अंक मिलेगा। मेन लक्ष्य होना चाहिए कि जो जनरल सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे गलत ना हो, कठिन होते हो तो हो जाए। और आज तक का रिकॉर्ड है, अपने सीनियर्स वगैरह पूछिएगा कि जितने सामान्य क्वेश्चन गलत नहीं किया वो सेलेक्ट। जब सामान्य क्वेश्चन गलत करने लगेंगे तब आपको भगवानों नहीं बने। कारण कि जो बड़े कठिन वाले हैं उससे मेरिट बनती ही नहीं है। पता लगे कि 4 लोग सही कर रहे, फिर 2 गलत कर रहे, फिर कुछ सही फिर गलत, लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना है वो सामान्य वाला क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, उसकी मेरिट मेंटेन रहेगी। बहुत कठिन है 4, 6, 10 क्वेश्चन, तो बजरंग बली किस लिए है। उसमें कोई बहुत पढ़ा रहेगा, बहुत कठिन आ गया, उस 10 में 6 ठीक कर लेगा। आप एकदम नहीं पढ़े हैं, ऐसे ही बजरंग बली की कृपा से मार रहे टिक, तो वो जहां 6 कर रहा 3 या 4 आप लोग सही हो जाएंगे। तो इसलिए सिलेक्शन के लिए खोजी प्रवृत्ति तो कतई नहीं अच्छी। हाँ, जानकारी और ज्ञान के लिए अगर हो तो वो बेहतर। कुछ भी और पूछना है कहीं, जा सकते आगे कल।